सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉवेल्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि जो सफल हुआ वह एक अज्ञात व्यक्ति था। तो क्या इसका मतलब यह है कि असली प्रतिभा अभी तक सामने नहीं आई है? क्या यह सच है? पहले असेसमेंट में भाग लेने के लिए बुलाए जाने का मतलब था कि एकेडमी ने पहले ही उनकी स्क्रीनिंग कर ली थी। इसका मतलब था कि जो लोग पहले स्थान पर आए थे उनके प्रतिभाशाली होने की संभावना अधिक थी। सभी ने सोचा कि पहला स्थान इस समूह से आएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी और ने बढ़त ले ली। सभी लोग मंच के नीचे खड़ी भीड़ की ओर देखने लगे। वहां हजारों लोग थे। घनी भीड़ में सभी अपनी आंखें बंद करके बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। ये बताना असंभव था कि कौन सफल हुआ और कौन नहीं। 9 ड्रैगन स्तंभों पर एक निशान छोड़ने के लिए सबसे पहले इस व्यक्ति को पहली बार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का सामना करना होगा। दूसरे, उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए जिसने अपना ओरिजिन कोर खोला है। अन्यथा भले ही वे इसे अवशोषित कर लें, वे इसे रोक नहीं पाएंगे और अंततः वो नष्ट हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल ने अपनी शर्मिंदगी को दबाते हुए कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। केवल वे ही लोग जो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का पहली बार सामना करते हैं, वे ही अपनी छाप छोड़ पाते हैं। इसीलिए सभी पुराने छात्रों को बाहर रखा जा सकता है। दूसरी शर्त के आधार पर यह स्पष्ट था कि सोनाक्षी को पार करने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले असेसमेंट से छूटे हुए नामों में से था। यदि कोई व्यक्ति मंच पर उपस्थित हुए बिना बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को इतनी शीघ्रता से अवशोषित कर सकता है, तो वहां पहुंचने के बाद वह कितना शक्तिशाली होगा? आवश्यक रूप से नहीं। एल्डर राजू ने सभी के विचारों को देखते हुए अपना हाथ हिलाया। एक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित करने का मतलब जरूरी नहीं कि उच्च प्रतिभा हो। अंतिम स्कोर हमेशा ओरिजिन कोर की क्षमता पर निर्भर करता है। महान बुजुर्ग सही कह रहे हैं, एल्डर लोकी ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत यादृच्छिक है। उदाहरण के लिए, अगर ऊर्जा शारीरिक बनावट से मेल खाती है तो ओरिजिन कोर इसे अस्वीकार नहीं करता है। यह ऊर्जा सिर्फ उनके साथ संगत होती है। ये स्थितियां त्वरित सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। अगर कोई एक ही गति से 2 या उससे ज्यादा को परिष्कृत कर सकता है, तो उसे सच्चा प्रतिभाशाली माना जा सकता है। इस बिंदु पर एल्डर लोकी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई निश्चिंत रहे। असली प्रतिभा निश्चित रूप से मंच पर दिखाई देगी। हम गलत चुनाव नहीं करेंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक अजीब सी आवाज ने बीच में टोका, दूसरे बुजुर्ग, आप 9 ड्रैगन स्तंभों पर एक बार फिर से नजर क्यों नहीं डालते? फिर से देखने से कुछ नहीं बदलेगा। एक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने का मतलब है कि 9वीं क्लास की प्रतिभा। क्या? एल्डर लोकी ने उपहास किया, लेकिन जब उसने खंभे पर लिखे शब्दों को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बोलने का उसका प्रयास अचानक रुक गया और अचानक रुकने के कारण उसने बत्तख की क्वक जैसी आवाज निकाली। पत्थर के खंभे पर लिखे शब्द फिर से बदल गए थे। नाम दर्ज नहीं, परिष्कृत, 2 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के हिस्से। इतनी तेजी! एल्डर लोकी का चेहरा लाल हो गया, मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो। उसने अभी अभी दावा किया था कि वे गलत चुनाव नहीं करेंगे और 2 को परिष्कृत करना प्रतिभा का प्रतीक होगा। इस व्यक्ति ने तुरंत उसे गलत साबित कर दिया। 2 सिर्फ मध्यम प्रतिभा दिखाते हैं, असली प्रतिभा होने से कोसों दूर।
एल्डर लोकी ने हार मानने से इनकार करते हुए अपने दांत पीस लिए। मैंने भी एक बार थोड़े समय में 4 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को परिष्कृत किया था और अपना नाम बनाया था। तभी अजीब सी आवाज फिर से बोली, आह, अब तो 4 हैं। एल्डर लोकी की आंखें फड़कने लगीं, जैसे वह खुद को छुपाने के लिए कोई खाई ढूंढ रहा था। स्तंभ का रिकॉर्ड सचमुच 4 हो गया था और वह चमकने लगा था। कुछ ही सांसों में इस व्यक्ति ने 4 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया था। क्या वे सचमुच मंच के नीचे थे? मंच पर नहीं। एक लंबे विराम के बाद एल्डर लोकी ने फिर से कहा, 7वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए बिखरी हुई ऊर्जा को अवशोषित करना महत्वपूर्ण प्रतिभा को दर्शाता है, लेकिन क्या अफसोस है? आप ऐसा क्यों कहते हैं? दूसरे एल्डर, एक शिक्षक ने उत्सुकता से पूछा। 7वीं क्लास की प्रतिभा प्रभावशाली थी, इसे दयनीय क्यों कहें? एल्डर लोकी ने श्रेष्ठता के भाव के साथ समझाया, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का पहला अवशोषण सबसे प्रभावी है, दूसरा कम है और तीसरी बार तक इसका प्रभाव कम हो जाता है। हर कोई यह जानता है ना? सभी ने सिर हिलाया। नए विद्यार्थियों को मंच पर ओरिजिन पूल मूल्यांकन से गुजरने का कारण यही था। एल्डर लोकी ने आगे कहा, 9 ड्रैगन स्तंभ डेस्टिनी डिस्क के साथ मिलकर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक सरणी बनाते हैं और ऊर्जा रिसाव को रोकने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। यही कारण है कि असेसमेंट मंच पर आयोजित किए जाते हैं। बाहर भले ही कुछ ऊर्जा लीक हो, ये न्यूनतम है। कुल मिलाकर 10 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को इकट्ठा करना भी मुश्किल है। इस व्यक्ति ने एक बार में 4 को अवशोषित कर लिया है। मुझे लगता है कि यह उनकी सीमा है। भले ही वे अधिक अवशोषित करना चाहते हों, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो सकती है। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की कमी से उनकी क्षमता रुक गई है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है? यह सच है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम किसी तरह उनकी मदद कर सकते हैं? ऐसी प्रतिभा को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव दिखे। यदि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इसलिए बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि उसे मंच पर जाने के लिए पहले नहीं चुना गया, तो यह बहुत बड़ी क्षति होगी। बहुत देर हो चुकी है। एल्डर लोकी ने अपना सिर हिलाया। 4 शायद उनकी सीमा है। आगे बढ़ना मुश्किल है। उसके समाप्त होने से पहले ही 9 खंभे एक साथ चमकने लगे। उत्तरी खंभे पर पहले से तय संख्याएं अचानक बदल गईं। सभी खंभों पर दिखाई देने लगी और बेतहाशा उछलने लगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। गति आश्चर्यजनक थी। ... एल्डर लोकी पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या यह अभी भी एक ओरिजिन पूल असेसमेंट था? और कौन इतनी तेजी से ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है? 16, यह तो 5वीं क्लास की प्रतिभा है और वे मंच पर आए बिना ही 5वीं क्लास तक पहुंच गए। न केवल एल्डर लोकी स्तब्ध था, बल्कि सभी अन्य शिक्षक भी हैरानी महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखा था, लेकिन कभी इतना प्रतिभाशाली नहीं देखा था। यह अब ऊर्जा शोधन नहीं था, ये डकैती थी। डकैती। ऐसा लगता है कि अभी भी अपनी सीमा पर नहीं पहुंचा है। जैसे ही सभी लोग सदमे से सुन्न हो गए, किसी और ने चिल्लाकर कहा। सभी ने फिर से ऊपर देखा। बोलने की इच्छा खो दी। 9 ड्रैगन स्तंभों पर चमकदार संख्याएं 16 पर ही नहीं रुकी। वे टिमटिमाती रहीं और जल्दी ही 20, 25, 27, 30, 50 तक पहुंच गईं। 1 मिनट से भी कम समय में यह 100 तक पहुंच गया। क्या यह हो सकता है कि व्हाइट रॉक एकेडमी एक क्लास 1 की प्रतिभा का उत्पादन करने जा रही है? अज्ञात समय के बाद एक कांपती हुई आवाज ने मार्शल आर्ट मैदान में सन्नाटा तोड़ा। एक क्लास 1 का प्रतिभाशाली व्यक्ति ओरिजिन पूल असेसमेंट के दौरान
स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 256 हिस्से को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि इस व्यक्ति की संख्या अभी भी कम थी, लेकिन वे मंच के नीचे से ऐसा कर रहे थे। यदि वे मंच के बाहर 100 से अधिक तारों को बलपूर्वक अवशोषित और परिष्कृत कर सकते हैं, तो मंच पर 200 तक पहुंचना कितना कठिन होगा। अगर हम उन्हें छात्र के रूप में ले सकें, यह जानकर सभी की आंखें उत्साह से चमक उठी। क्लास 1 का प्रतिभाशाली छात्र, टीचर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर भी वह महान सफलता प्राप्त कर सकेगा। वह छोटा सा प्रांगण जहां व्हाइट रॉक एकेडमी के डीन रहते थे, आमतौर पर शांत रहता था और वहां बहुत कम लोग आते थे। लेकिन अब दरवाजे पर तेज दस्तक हो रही थी। जगीरा, क्या हो रहा है? अगर आज तुम मुझे कोई अच्छा कारण नहीं बताओगे तो तुम सीधे टांग नहीं जाओगे। कुछ ही देर बाद डीन कालपुत्र ने गुस्से से भरा चेहरा दिखाते हुए दरवाजा खोला। वह 7 सितारे एक्सपर्ट थे जो व्हाइट रॉक सिटी के शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के कारण किसी के लिए भी बोलना मुश्किल हो गया था। डीन, आज हम ओरिजिन पुल असेसमेंट कर रहे हैं। जगीरा ने अपने होंठ काटे, लेकिन अंततः बोल पड़े। डीन कालपुत्र ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि हम इस साल छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे तुच्छ मामलों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जगीरा ने हकलाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर डीन को इस बार के परिणामों के बारे में पता चला तो आप अपना विचार बदल सकते हैं। कालपुत्र ने उत्तर दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ हो जिसने 16 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को परिष्कृत किया हो? 5वीं श्रेणी की प्रतिभा दुर्लभ है, लेकिन यह मेरे लिए अपना विचार बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जगीरा ने धीमी आवाज में बोला, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। डीन काल थोड़ा चौंक गए। उसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में बोला, तो उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 25 भाग अवशोषित कर लिए होंगे। जगीरा 1 मिनट के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, उससे भी ज्यादा। डीन काल थोड़ा चौंक गए। उसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में बोला, तो उसने कितनी ऊर्जा अवशोषित की? जगीरा ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर संकोच से बोला, 100 से अधिक। कालपुत्र हैरान रह गया। जगीरा ने आगे कहा, अब तक 9 ड्रैगन स्तंभों में 100 से अधिक किस्में दिखाई दे रही हैं और यह बंद नहीं हुई है। अरे डीन, आप कहां जा रहे हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डीन काल तेजी से बाहर निकल गए। मार्शल आर्ट फील्ड में। डीन काल ने तुरंत प्रवेश ली। जगीरा दंग रह गया। डीन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप इस वर्ष छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे? मैं बस एक नजर डालने जा रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। इसके अलावा, अगर वे वास्तव में मेरे छात्र बनने के लिए उत्सुक हैं, एक शिक्षक के रूप में, तो मना करना सही नहीं होगा, है ना? काल ने कहा। उसके कदम तेज थे और जल्द ही वह नजरों से ओझल हो गया। 7वीं क्लास, 6ठी क्लास और 5वीं क्लास की टैलेंट भी पीछे छूट जाती है, लेकिन यह दूसरी क्लास टैलेंट के करीब थी। मैं उन्हें कैसे नहीं ले सकता था, उसने सोचा और तेजी से चलते हुए एक झटके में स्टैंड पर पहुंच गया। डीन! उनका आगमन देखकर वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और सलामी दी। हाँ, डीन काल ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, उनके अभिवादन को बाधित करते हुए। अब कैसा है? वाइस प्रिंसिपल केशव ने जवाब दिया, पहले ही 205 किस्में परिष्कृत कर ली गई हैं और अभी भी बढ़ रही हैं। डीन काल थोड़ा कांप उठा। 200 से अधिक किस्में? क्या आप कह रहे हैं इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्लास 1 की टैलेंट हो सकती है? वाइस प्रिंसिपल केशव, एल्डर लोकी और एल्डर राजू सभी ने बार बार सिर हिलाया। शुरू में तो वे बढ़ती संख्या से हैरान थे, लेकिन अब वे इससे स्तब्ध थे। 1 धागा, 2 धागे, 4 धागे, 8 धागे और अब 200 से अधिक धागे। इसने लगातार उनकी समझ और कल्पना को चकनाचूर कर दिया, जिससे उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। उनका नाम क्या है? सोनाक्षी राशि मिताली।
अपनी सांस रोककर डीन काल ने पूछा। उसने इन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सुना था, इसलिए अगर कोई सबसे अलग होगा तो वह संभवतः उनमें से एक होगा। वाइस प्रिंसिपल केशव ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, इनमें से कोई नहीं, यह एक दर्शक है। कोई दर्शक? डीन काल दंग रह गया। उलझन में पड़कर उन्होंने वाइस प्रिंसिपल केशव को आगे की ओर इशारा करते हुए देखा। डीन, बेहतर होगा कि आप स्वयं ही देख लें। डीन काल ने बिना कोई और सवाल पूछे मुड़कर 9 पत्थर के खंभों की ओर देखा। यकीनन एक खंभे के शीर्ष पर शब्दों की एक श्रृंखला दिखाई दी। नाम दर्ज नहीं, परिष्कृत। 217 किस्में कुछ ही सांसों में, अन्य 12 किस्में परिष्कृत हो गईं। रिकॉर्ड नहीं किया गया। डीन काल को आखिरकार समझ में आ गया कि वाइस प्रिंसिपल केशव ने ऐसा क्यों कहा था। रिकॉर्ड नहीं किया गया का मतलब था कि वह व्यक्ति मंच पर नहीं था, बल्कि उसके नीचे था। वह दर्शक सदस्य के अलावा और क्या हो सकता था? इसमें कोई गलती नहीं है। अन्य स्तंभों पर नजर डालें तो अभी तक एक भी नाम सामने नहीं आया है। इसका अर्थ यह था कि उनके द्वारा चयनित तथा कथित प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से कोई भी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के एक भी रेशे को परिष्कृत करने में सफल नहीं हो पाया था, जबकि एक दर्शक ने 217 रेशों को परिष्कृत कर लिया था। अंतर बहुत बड़ा था। यह सिर्फ खराब दृष्टि का मामला नहीं था, यह पूर्ण अंधेपन का मामला था। यह ऐसा था कि कोई अमीर आदमी 10 किलो आलू लेने गया हो और एक ऑटो वाले ने 200 किलो आलू खरीदकर अमीर आदमी को उसकी औकात दिखा दी हो। डीन के रूप में भी डीन काल को शक्तिहीनता का गहरा एहसास हुआ। अपने सदमे को दबाने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आपको पता चला है कि वह वास्तव में कौन है? नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ बहुत अव्यवस्था है। हर कोई अभी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और अगर हम जल्दी में वहां पहुंच गए तो यह उन्हें परेशान कर सकता है। मुझे चिंता है कि किसी भी व्यवधान के कारण इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अनावश्यक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपनी चिंता व्यक्त की। आपका सतर्क रहना सही है। डीन काल ने सिर हिलाया। ओरिजिन पूल असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि इसमें बाधा डाली जाती है तो इससे ओरिजिन पूल सिकुड़ सकता है, जिससे बाद में इसकी पूरी क्षमता तक विस्तार करना लगभग असंभव हो जाएगा। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को ओरिजिन पूल में अवशोषित करना एक परिष्कृत प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया है। इसे बाधित करना हर तरह से हानिकारक होगा। यही कारण है कि किसी भी शिक्षक को यह पता नहीं चला कि यह अभ्यासी कौन था। यह देखकर कि डीन उसकी बात से सहमत है, वाइस प्रिंसिपल केशव ने राहत की सांस ली और आगे कहा, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले ही 200 से अधिक स्रोत ऊर्जा के तंतु अवशोषित कर चुका है। चूंकि 256 पॉइंट क्लास 1 की टैलेंट का निर्माण करते हैं, भले ही उनकी प्रतिभा असाधारण हो, वे जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे। फिर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन पहले अवशोषित करना बंद कर देता है। अच्छा विचार है, चलो ऐसा करते हैं। डीन काल ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर से 9 स्तंभों की ओर देखा। डेस्टिनी डिस्क से जुड़े खंभों ने एक विशेष सरणी बनाई जो लगातार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को मंच पर तरंगों की तरह डाल रही थी। इन तरंगों में डूबे 3000 छात्रों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दर्शक सदस्य ने पहले ही 200 से ज्यादा किस्में परिष्कृत कर ली थीं, जबकि वे अभी भी सिर्फ एक के साथ संघर्ष कर रहे थे। बाहर भीड़ को फिर से देखते हुए उसने वही देखा जो दूसरे एल्डर ने कहा था। 9 खंभों ने ऊर्जा को कसकर बंद कर दिया था और केवल एक पतली परत एक हल्के घूंघट की तरह हवा में तैर रही थी। सिर्फ बिखरी हुई ऊर्जा से 200 से ज्यादा धागों को परिष्कृत करने में सक्षम होना, यह प्रतिभा वास्तव में भयानक है। डीन काल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसकी आंखों में एक विचार चमक उठा। चूंकि ऐसा है तो क्यों ना हम उनकी मदद करें, उनकी नींव को और भी मजबूत बनाएं। मदद? कैसे? वाइस प्रिंसिपल केशव ने हैरान होकर पूछा। सरल, डीन काल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि खंभे ऊर्जा को लॉक कर रहे हैं, इसलिए हम एक गैप खोल देंगे जिससे ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सकेगी। इस तरह वे तेजी से और अधिक स्थिरता से अवशोषित कर सकते हैं।
वाइस प्रिंसिपल केशव ने सिर हिलाया। यह बात तो सही है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं डीन। ठीक है। डीन काल ने सिर हिलाया, एक खंभे के पास गया, अपनी मुट्ठी बंद की और उस पर जोर से मारा। पूरा स्तंभ थोड़ा हिल गया और उसे भाग्य डिस्क से जोड़ने वाली 9 प्रकाश किरणें तरंगित हो गईं। एक पल में सील बंद सफेद धुंध को एक रास्ता मिल गया और वह लगातार बाहर निकलती रही, मंच के बाहर अभ्यासियों को घेरती रही। यह हो गया। डीन काल ने सिर हिलाया, स्टैंड की ओर लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि एल्डर लॉकी, एल्डर राजू श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग स्तंभ के शीर्ष पर घबराहट से घूर रहे थे। उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं और शरीर कांप रहे थे। क्या हुआ? उनकी प्रतिक्रिया देखकर डीन काल पीछे मुड़े बिना नहीं रह सके। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे वहीं जम गए। 9 ड्रैगन स्तंभों के शीर्ष पर यह संख्या 217 थी, लेकिन यह 257 हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। महसूस कर रहा था। ओरिजिन पूल असेसमेंट की सीमा 256 पॉइंट थी, लेकिन पिलर पर संख्या 257 तक पहुंच गई थी। डीन, ऐसा लगता है यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कालपुत्र जैसे ही बोलने के लिए बहुत सदमे में था, भीड़ से एक कांपती हुई आवाज आई। डीन ने ऊपर देखा और उसे फिर से चक्कर आने लगा। 258, 249। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के साथ अपंजीकृत छात्र। तूफान में एक ड्रैगन की तरह लग रहा था जो तेजी से ऊपर उठ रहा था। संख्या पहले से भी अधिक तेजी से बढ़ी और सिर्फ 1 दर्जन सांसों में यह 500 को पार कर गया और 1000 की ओर बढ़ रहा था। आकाश में मौजूद डेस्टिनी डिस्क किसी के द्वारा स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को इतनी जल्दी अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं थी। यह तेजी से घूमी, एक चमकदार लाल रोशनी छोड़ी और अगले ही पल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक अंतहीन धारा नीचे गिर गई। जैसे जैसे और ऊर्जा नीचे उतरती गई, 9 ड्रैगन स्तंभों पर बहुत ज्यादा वजन दिखाई देने लगा, जैसे कि वे कई दुनियाओं को ढो रहे हों। उनसे एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली और जमीन थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। क्या चल रहा है? ओरिजिन पूल असेसमेंट के सभी वर्षों में किसी ने भी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। शिक्षक अवाक रह गए, अपने मन में उत्तर खोजने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी भी किताब में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी भौंचक के रह गए और थोड़ी देर बाद खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, डीन, इसमें एक विसंगति है। क्या हमें असेसमेंट रोक देना चाहिए और किसी अन्य दिन जारी रखना चाहिए? डीन, डीन! उसने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन काल ने कोई जवाब नहीं दिया। वाइस प्रिंसिपल ने पलटकर देखा और दंग रह गया। काल, जो अभी तक बहुत अधिकारपूर्ण बातें कर रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चौंकाने वाली बात याद आ गई हो। उसकी पुतलियां अविश्वास से चौड़ी हो गई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। डीन, कुछ गड़बड़ होने के डर से उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, डीन की आवाज गूंजी। क्या यह हो सकता है कि यह स्वर्ग के 9 ड्रैगन हैं? स्वर्ग के 9 ड्रैगन! वाइस प्रिंसिपल हैरान था। एल्डर राजू, लोकी और अन्य लोग भी भ्रमित दिखे, यह महसूस करते हुए कि सीमित ज्ञान के कारण उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा। लू मिंगरोंग ने गहरी सांस ली, अपने सदमे को दबाया और समझाया, ओरिजिन पूल ओरिजिन एनर्जी की प्रैक्टिस का आधार है। जैसा कि हम जानते हैं, इसे 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है। हमारी व्हाइट रॉक एकेडमी छात्रों को यह सिखाती और सिखाती है। सभी ने सिर हिलाया। ओरिजिन पूल सामान्य ज्ञान था, यहाँ तक कि सड़क पर रहने वाले बच्चों को भी पता था। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि काल ने आगे कहा, क्लास 1 से ऊपर संत ग्रेड है। संत ग्रेड? वाइस प्रिंसिपल ने पूछा। कालपुत्र ने सिर हिलाया। हाँ, ये जीनियस जब वे पहली बार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो न केवल 256 पॉइंट को पार कर सकते हैं, बल्कि आसानी से 500 पॉइंट को भी पार कर सकते हैं।
क्योंकि वे इतनी तेजी से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। साधारण डेस्टिनी डिस्क पर्याप्त शक्ति की आपूर्ति नहीं कर सकती है, जिससे एक छिपी हुई सरणी सक्रिय हो जाती है। 9 ड्रैगन स्तंभ सहयोग करेंगे और भी अधिक ऊर्जा खींचेंगे। इस घटना को स्वर्ग के 9 ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। अचानक सबको सब समझ आ गया। वाइस प्रिंसिपल को अंततः डीन के आश्चर्य का कारण समझ में आ गया और वह पूछे बिना नहीं रह सका। डीन, क्या आपका मतलब है कि इस अपंजीकृत छात्र में संत ग्रेड की प्रतिभा हो सकती है? क्लास 1 टैलेंट पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी। पूरे राज्य में इसे पाना लगभग असंभव था। संत ग्रेड और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक होगा। हाँ, कालपुत्र ने सिर हिलाया। हालांकि संत ग्रेड प्रतिभा होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। आपका क्या मतलब है? इस बार न केवल वाइस प्रिंसिपल केशव उलझन में था, बल्कि सभी शिक्षक भी हतप्रभ थे। क्या उच्च प्रतिभा सदैव बेहतर नहीं होती? संत ग्रेड प्राप्त करना अत्यंत वांछनीय होना चाहिए, तो डीन ने ऐसा क्यों कहा? उनकी उलझन को देखते हुए कालपुत्र ने कुछ भी नहीं छिपाया और आगे कहा, जब स्वर्ग के 9 ड्रैगन को ट्रिगर किया जाता है तो उतरती हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा मात्रा और गति दोनों में बढ़ जाएगी। यह एक मदद और एक परीक्षा दोनों है। अगर वो उतनी ही तेजी से अवशोषित कर सकता है तो संत ग्रेड प्रतिभा अनलॉक हो जाएगी, जो सबसे मजबूत के मार्ग पर ले जाएगी। अगर वे साथ नहीं दे सकते तो उन्हें असहनीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह एक पाइप की तरह है, जो अगर पानी के फ्लो को संभाल नहीं सकता है, एज अ रिजल्ट वो ब्लास्ट हो जाएगा। डीन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर ऐसा हुआ तो यह प्रतिभाशाली व्यक्ति मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो सकता है। क्लास 1 पास करना तो दूर, वे 8वीं क्लास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और पूरी तरह से अपंग हो सकते हैं। क्लास 1 से आगे निकलने का मौका तो है, लेकिन 8वीं क्लास से नीचे गिरने का भी जोखिम है। यह तो बहुत बड़ा अंतर है। सभी लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि कोई महाप्रतिभा उभर कर सामने आई है, लेकिन अब यह सब एक जुआ जैसा लग रहा था। भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी एक बेहतरीन शुरुआत जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो। देखो, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा जिस गति से नीचे उतर रही है, वह बढ़ती जा रही है। आशा करते हैं कि वे सफल होंगे। यह देखकर कि सभी लोग समझ गए हैं, डीन ने और कुछ नहीं कहा। उसने मंच के नीचे खड़े लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग भी चुप हो गए और ध्यान से देखने लगे कि आखिर वह कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो इतना हंगामा मचा रहा है। चर्चाओं और तथाकथित स्वर्ग के 9 ड्रैगन से अनजान विपिन निराश महसूस कर रहा था, क्योंकि वह ओरिजिन कोर नहीं ढूंढ सका था और खेती नहीं कर सका था। इतना बड़ा अवसर हाथ से निकल रहा था और कौन जानता था कि उसे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को मुफ्त में अवशोषित करने का एक और मौका कब मिलेगा। रहने भी दो। अपनी नकारात्मक भावनाओं को किनारे रखते हुए विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी को नियंत्रित किया ताकि उतरती ऊर्जा के अवशोषण में तेजी आए। उसके लिए जब तक वह अवसर को बर्बाद नहीं करता, तब तक सब ठीक था। जैसे जैसे उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को और अधिक अवशोषित किया, लाइब्रेरी में किताबें अधिक स्पष्ट होती गईं। विपिन ने देखा कि हवा में ऊर्जा अधिक समृद्ध और अवशोषित करने में आसान होती जा रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी को नियंत्रित किया और उसे पागलपन से निगल लिया। बूम 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 बूम। सफेद धुंध को एक विशाल भेल ने पानी की तरह निगल लिया तथा वह एक विशेष पोषक तत्व में परिवर्तित हो गया, जिससे लाइब्रेरी की पुस्तकों का प्रत्येक पृष्ठ भर गया। 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 5000 पॉइंट। लाइब्रेरी तेजी से और तेजी से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा निगल रही थी, जैसे कोई अथाह गड्ढा हो। ऊर्जा की तीव्र कमी को महसूस करते हुए डेस्टिनी डिस्क और 9 ड्रैगन स्तंभों ने फिर से गति पकड़ी। डेस्टिनी डिस्क विशेष रूप से धधकती लाल हो गई, मानो वह जल रही हो। धमाका! जमीन के कंपन और आसमान में गड़गड़ाहट तेज होती गई। बिल्कुल नहीं! काल का चेहरा अचानक बदल गया।
उसे अब अपंजीकृत व्यक्ति को खोजने की परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से ऊपर देखा। उसने देखा कि डेस्टिनी डिस्क आकाश में घूम रही थी, जो अब और तेजी से ऊर्जा की कमी को झेलने में असमर्थ थी। एक क्रैक के साथ बीच में एक स्पष्ट फ्रैक्चर दिखाई दिया। क्रैक्स फैलती गईं और शुद्ध ऊर्जा के छोटे छोटे समूहों में बदल गईं तथा सभी दिशाओं में बिखर गईं। डेस्टिनी डिस्क, जिसका उपयोग व्हाइट रॉक एकेडमी में ओरिजिन पूल असेसमेंट के लिए अनगिनत बार किया गया था, टूट गई थी। जैसे ही डेस्टिनी डिस्क टूट गई, 9 ड्रैगन स्तंभ अब और टिक नहीं पाया। जोरदार दरार और विस्फोट के साथ वो नीचे की ओर ढह गया, जिससे तीखा धमाका हुआ। इसके बाद खून के खांसने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। चाहे वह मंच पर मौजूद प्रतिभागी हों या नीचे ऊर्जा को अवशोषित करने वाले छात्र, सभी पीले पड़ गए। उनके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। यह रस्सी खींचने वाली गेम की तरह था, जहां दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और अचानक रस्सी टूट गई। यह सौभाग्य की बात थी कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। क्या हुआ? डेस्टिनी डिस्क क्यों फट गई? ऐसा लगता है कि 9 ड्रैगन स्तंभ भी टूट गए। ध्यान कर रहे छात्रों ने अपनी आंखें खोली और उलझन में चारों ओर देखा। वे केवल अपने ओरिजिन कोर को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया था। यह एक पार्टी में खाना खाने जाने जैसा था, और खाना खाने से पहले मालूम पड़ता है कि खाना खत्म हो गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की कितनी किस्में परिष्कृत की? किसी ने शुरुआती झटके के बाद पास के एक मित्र से पूछा। मैं एक भी एनर्जी पॉइंट को रिफाइन नहीं कर पाया। इससे पहले कि मैं कर पाता, डेस्टिनी डिस्क टूट गई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अभी रिफाइन करना शुरू ही कर रहा था कि प्रतिक्रिया हुई। समय बहुत कम था। भले ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा ओरिजिन एनर्जी जितनी हिंसक नहीं है, फिर भी एनर्जी पॉइंट को रिफाइन करने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। चर्चाएं तेजी से फैल गईं। ये बातचीत सुनकर डीन काल खुद को और रोक नहीं पाए। वे मंच पर चले गए और चारों ओर देखने लगे। आप में से किसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक एनर्जी पॉइंट को रिफाइन किया? मंच पर तुरंत सन्नाटा छा गया। एक एनर्जी पॉइंट को रिफाइन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जब तक कोई जीनियस ना हो, कौन यह दावा कर सकता है कि उसने यह किया है? सभी ने शर्म से सिर झुका लिया। सोनाक्षी, तुमने कितने एनर्जी पॉइंट को रिफाइन किया? डीन काल ने पूछा। उसकी नजर पास ही में खड़ी खूबसूरत युवती पर पड़ी। मलिक परिवार की सबसे बड़ी बेटी और अपने टैलेंट के लिए जानी जाती थी। यहां तक कि अलग थलग रहने वाले डीन काल ने भी उसके बारे में सुना था। मैं बस एक एनर्जी पॉइंट को रिफाइन करने ही वाली थी कि डेस्टिनी डिस्क फट गई, जेरेनिया, और फिर वह चला गया। सोनाक्षी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर समझाया। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। राशि उछल पड़ी। उसकी घंटियां झनझना उठी और उसने निराशा में अपने गाल फुला लिए। यह ऐसा था जैसे उसके होंठों पर समोसा का स्वादिष्ट टुकड़ा हो, लेकिन उसे छीन लिया जाए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही वह परेशान होती। आप सभी ने भी ऐसा ही अनुभव किया? डीन ने अन्य छात्रों से पूछा, जिसके उत्तर भी समान थे। मिताली और राशि दोनों ने गहरी सांस ली और मंच के नीचे भीड़ की ओर देखने लगे। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए, फिर भी कोई भी सफल नहीं हुआ, जबकि उसने एक ही बार में हजारों एनर्जी पॉइंट अवशोषित कर ली। असमानता बहुत बड़ी थी। मुख्य मुद्दा केवल अवशोषण की गति नहीं था, बल्कि दूसरों द्वारा रिफाइन की जा रही एनर्जी को छीनने की क्षमता भी थी। यह विश्वास से परे था। क्या यह संत ग्रेड प्रतिभा का भयानक साइड हो सकता है? वास्तव में यह सौभाग्य की बात है कि वे सफल नहीं हुए। काल ने सिर हिलाया। यह वास्तव में एक आशीर्वाद था।
आप में से किसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अपने ओरिजिन कोर में अवशोषित किया है और इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है? यहां तक कि सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट भी। काल ने नीचे की भीड़ को देखा, उनके हाव भाव के माध्यम से छिपी प्रतिभा को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल भ्रमित चेहरे और हिलते हुए सिर देखे। ये एक शानदार अवसर है, बस इसे स्वीकार करें और मैं आपको अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाऊंगा। आपको व्हाइट रॉक अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे बेस्ट टेक्निक, एनर्जी और गाइडेंस प्रदान करूंगा। काल ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए वादा किया। डीन के डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाना यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह व्हाइट रॉक सिटी में सबसे मजबूत पावर होने जैसा है। यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। चारों ओर हंगामा मच गया। ये खबर सुनकर हर कोई उत्साहित था। हर कोई भाग्यशाली व्यक्ति बनना चाहता था जिसने ऊर्जा को परिष्कृत किया, लेकिन वास्तव में कोई भी सफल नहीं हुआ था। डीन ने 10 साल से ज्यादा समय से कोई छात्र नहीं लिया है। मेरे पिता ने एक बार उनसे मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऋषिकेश ने जलन से कहा, मुझे वाकई आश्चर्य है कि यह व्यक्ति कौन है जिसे इतना बढ़िया अवसर मिला है। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को ओरिजिन कोर में समाहित करना और इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना वास्तव में सराहनीय है। काश यह मैं होता। विपिन खुद को जलन महसूस करने से नहीं रोक सका। बिना किसी लेवल के टेक्निक के वह लेवल अप नहीं कर सकता था और केवल स्वर्ग की लाइब्रेरी पर ही डिपेंड कर सकता था, ताकि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करके कुछ पुरानी किताबों को प्रकाशित कर सके। सभी की प्रतिक्रियाओं को देखकर काल और वाइस प्रिंसिपल केशव असमंजस में थे। तार्किक रूप से इतने महान वादे के साथ कोई भी छात्र संकोच नहीं करेगा। फिर भी कोई भी आगे नहीं आया और हर कोई वास्तव में भ्रमित दिख रहा था, बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था। क्या आप में से किसी ने वास्तव में कोई एनर्जी पॉइंट रिफाइन नहीं की? हार मानने को तैयार नहीं? कालराज ने फिर से पूछा, लेकिन उसे केवल चुप्पी मिली। डीन काल, क्या हुआ? डेस्टिनी डिस्क और 9 ड्रैगन स्तंभ क्यों टूट गए? ओरिजिन पोल असेसमेंट क्यों बंद हो गया? मिताली ने आवाज लगाई। हाँ डीन, क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्या हम भविष्य में भी असेसमेंट दे पाएंगे? बुढ़ापे के कारण डेस्टिनी डिस्क खराब हो गई। चिंता न करें, हम इसे ठीक करने के लिए कल एक और मूल्यांकन करेंगे। एक पल सोचने के बाद काल ने समझाया, सच कहूं तो वह अभी भी अनिश्चित था कि क्या पहले वाला दृश्य वास्तव में स्वर्ग का 9 ड्रैगन था और क्या संत ग्रेड प्रतिभा वाला कोई जीनियस था। जब तक वह व्यक्ति की पहचान नहीं कर लेता, वह निश्चित नहीं हो सकता था। हाँ, यह सुनकर कि मेकअप असेसमेंट होगा, सभी को राहत मिली। हालांकि वे इस बार सफल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था और उन्हें विश्वास था कि वे अगली बार हाई ग्रेड प्राप्त करने का लक्ष्य रख सकते हैं। विपिन की आंखें भी चमक उठी। उसने सोचा था कि यह मुफ्त में ऊर्जा को अवशोषित करने का उसका एकमात्र मौका था, लेकिन कल एक और अवसर के साथ वह लाइब्रेरी को और अधिक अवशोषित करने और खुद को और मजबूत करने दे सकता था। साथ ही वह आज एक लेवल की टेक्निक बना सकता था और देख सकता था कि क्या उसके जैसा कोई बाहरी व्यक्ति ओरिजिन को सकता है। अगर उसकी प्रतिभा अच्छी निकली और डीन ने उसे एक डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में लिया, तो उसका भविष्य का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एक पल के लिए विपिन प्रत्याशा से भर गया। बिना किसी अपवाद के सभी के चेहरों पर उत्साह देखकर वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपनी आवाज कम की और कहा, डीन, ऐसा लगता है कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति काफी लो प्रोफाइल है और इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। हाँ, कालराज ने आह भरी, वास्तव में बहुत लो प्रोफाइल है। संत ग्रेड प्रतिभा यदि दुनिया में टॉप क्लास नहीं है तो निश्चित रूप से हाई क्लास है। किसी और में अगर ऐसा टैलेंट होता तो वो अब तक उन्हें दिखा चुका होता,
लेकिन यह सुपर जीनियस व्यक्ति पूरी तरह से शांत रहा। उसके एक्सप्रेशन बाकी सभी की तरह ही थी। इस स्तर पर लो प्रोफाइल रहने की इच्छा सराहनीय थी, लेकिन बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढकर उन्हें विशेष ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। कुछ देर तक असफल खोज के बाद वाइस प्रिंसिपल केशव ने कहा, डीन, इस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है और वह बहुत विनम्र है। अगर हम उन्हें आज नहीं ढूंढ पाए और वे कल वापस नहीं आए तो एकेडमी एक सच्चे सुपर जीनियस को खो देगी। हाँ, यही तो मुझे परेशान कर रही है केशव, यही तो मुझे परेशान कर रही है। कालराज ने सिर हिलाया। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा के बावजूद किसी भी शिक्षक ने कभी उनके बारे में नहीं सुना था और उन्हें शीर्ष 3000 नामों में भी नहीं चुना गया था। ऐसा करने के लिए किसी को कितनी दूर तक लाइमलाइट से दूर रहना होगा। इस तरह के विनम्र रवैये की कालराज भी प्रशंसा करते थे। डीन, मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कहना उचित होगा या नहीं, एल्डर राजू ने बीच में कहा। कहो राजू, कहो, तुमको क्या चीज परेशान कर रही है? एल्डर राजू ने सुझाव दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले 9 ड्रैगन पिलर फॉर्मेशन के अंदर था या बाहर। जब तक कि वे हमारे पिछले छात्रों में से नहीं थे, हम सभी को ओरिजिन कोर माउंटेन से होकर गुजरने के लिए कह सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वे कौन हैं। कमाल है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? वाइस प्रिंसिपल केशव की आंखें चमक उठी। ओरिजिन पूल माउंटेन ओरिजिन कोर की स्थिरता का परीक्षण कर सकता है। चूंकि यह व्यक्ति स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के हजारों धागों को अवशोषित कर सकता है, इसलिए उनका ओरिजिन कोर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना चाहिए। एक बार जब वे इसमें कदम रखते हैं तो यह निश्चित रूप से एक रिएक्शन होगा। ओरिजिन कोर माउंटेन एक ऐसा उपकरण था जिसका इस्तेमाल एकेडमी में ओरिजिन कोर की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। जब कोई ओरिजिन योद्धा इसमें कदम रखता था तो यह अलग अलग रंगों में चमकीली रोशनी उत्सर्जित करता था जो स्थिरता के विभिन्न स्तरों को दर्शाता था। सामान्यतः इसमें लाल, पीली या हरी बत्ती दिखाई देती थी। लाल रंग स्थिर ओरिजिन कोर को दर्शाता है, पीला रंग अर्ध स्थिर को और हरा रंग सबसे कमजोर को दर्शाता है। अगर कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन कोर को खोला नहीं गया है। चलो ऐसा करते हैं, देखते हैं अब वे कैसे लो प्रोफाइल रखता है। कालराज खिलखिलाकर हंसा। मैं घोषणा कर दूंगा। डीन की स्वीकृति के साथ वाइस प्रिंसिपल केशव ने संकोच नहीं किया। उसने चारों ओर देखा और उसकी ऊंची आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। स्टूडेंट्स, एकेडमी ने ओरिजिन कोर माउंटेन में एक असेसमेंट जोड़ने का फैसला किया है। आप में से प्रत्येक को परीक्षा देनी होगी, इसलिए कृपया शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करें और घबराएं नहीं। ओरिजिन कोर माउंटेन, क्या हम आमतौर पर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने और अपने ओरिजिन कोर को स्टेबल करने के बाद यह टेस्ट नहीं करते हैं? हम इसे अभी क्यों कर रहे हैं? आमतौर पर यह मूल्यांकन स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने के बाद ओरिजिन कोर को स्टेबल करने के लिए किया जाता था। यह एग्जाम पोर्शन कंप्लीट करने से पहले ही परीक्षा शुरू करने जैसा महसूस हुआ। हर कोई हैरान था, जिसमें सोनाक्षी भी शामिल थी, जो अब राशि, ऋषिकेश, विपिन और अन्य लोगों के साथ थी। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, ये नहीं जानते थे कि अकादमी क्या योजना बना रही थी। मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। ओरिजिन कोर माउंटेन से होकर गुजरना शायद उस व्यक्ति को पहचानने का उनका तरीका हो सकता है। ऋषिकेश, जो इस बारे में अच्छी तरह से जानता था, ने बताया। एक सुपर जीनियस? सोनाक्षी की भौहें ढीली पड़ गईं। ये समझ में आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि डीन ने कहा कि वो उसे डायरेक्ट स्टूडेंट लेगा। ये इसी व्यक्ति के लिए होना चाहिए। काश मैं डीन द्वारा देखी गई प्रतिभा बन पाती। राशि ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। फिर उसने दूल्हे को पास में देखा। विपिन, तुम भी यहाँ मंच के पास क्यों हो? क्या तुम भी साधना करना चाहते हो? मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई तकनीक नहीं है। विपिन ने शर्मिंदा महसूस करते हुए जवाब दिया। एक मास्टर टीचर के रूप में, जिन्हें हमेशा एक जीनियस माना जाता था, अब वे अपने ओरिजिन कोर का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। यह काफी अपमानजनक था। क्या तुमने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की?
राशि को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उसने सोनाक्षी की ओर रुख किया। सोनाक्षी, तुम बहुत कंजूस हो रही हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बस उसे मुझे दे दो और मैं उसे सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं, वह मेरा नौकर है और मैं इसे खुद संभाल लूंगी। सोनाक्षी ने सिर हिलाया और एक किताब निकाली और उसे सौंप दिया। यह हमारे मलिक परिवार की टेक्निक्स मैनुअल है। विपिन उलझन में देख रहा था। हालांकि वह वास्तव में लेवल की टेक्निक्स चाहता था, लेकिन पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण था। यह देखकर कि वह अभी भी पैसे पर अटका हुआ था, सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपको एक चुनना होगा, लेवल की टेक्निक्स या ओरिजिन सिक्के। मिस, क्या मैं डिसीजन लेने से पहले टेक्निक मैनुअल पर एक नजर डाल सकता हूं? चिंता ना करें, मैं किताब नहीं खोलूंगा। एक क्षण झिझकने के बाद विपिन ने पूछा, ठीक है। सोनाक्षी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह वैसे भी उसे किताब देने का इरादा रखती थी। झांग जुआन ने किताब ले ली और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसने मन ही मन पुकारा, कमियां। बूम! स्वर्ग की लाइब्रेरी में रोशनी और अंधेरे के बीच बारी बारी से बदलाव हुआ। कमियां को पहचानने की क्षमता सक्रिय हो गई और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित किताब ने सतह पर अपना पाठ बदल दिया, जिससे किताब पर 5 बड़े अक्षर प्रकट हुए, बहता ओरिजिन कोर मेथड। ये कमियां बताने के बजाय किताब को रिप्लेस कर रहा है। विपिन को अचानक समझ आ गया। पहले स्वर्ग की लाइब्रेरी जिस भी किताब को छूती थी, उसकी एक हूबहू कॉपी बना लेती थी और उसमें मौजूद कमियों को चिह्नित कर देती थी। अब उसे रिप्लेस करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से भरी किताब की जरूरत थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पुस्तकालय सक्रिय तो था, परंतु अभी भी बहुत कमजोर था। इस पर अधिक विचार किए बिना विपिन की आंखों में अनिच्छा दिखी, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिलाया और मैनुअल वापस दे दिया। मिस, मैंने इस पर विचार किया है। मैं इसके बदले 100 ओरिजिन सिक्के लूंगा। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक ओरिजिन योद्धा बन सकते हैं, तो 100 ओरिजिन सिक्के कमाना आसान हो जाएगा। राशि मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। विपिन ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगर तुमने यह अवसर खो दिया, तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। सोनाक्षी की आंखें ठंडी थीं। समझ गया, विपिन ने सिर हिलाया। हम्फ। अधिक कुछ न कहते हुए सोनाक्षी ने 100 ओरिजिन सिक्के निकाले और उन्हें फेंक दिया। उसने सोचा था कि वह प्रेरित है और सीखने के लिए उत्सुक है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ पैसे का लालची था। उसके बारे में उसकी शुरुआती अच्छी धारणा तुरंत गायब हो गई। बुक का कॉपी पहले ही स्वर्ग की लाइब्रेरी द्वारा बना ली गई थी, इसलिए इसे फिर से मांगना व्यर्थ था। पैसे ज्यादा व्यावहारिक थे। वास्तव में उसका चुनाव सबसे समझदारी भरा है। अपनी बहन और सोनाक्षी के चेहरों पर उलझन देखकर ऋषिकेश ने समझाया, विपिन 20 साल से अधिक उम्र का है, उसकी मेरिडियन सेट हैं और भले ही वह अपना ओरिजिन कोर ओपन कर ले, कौन जानता है कि इसे विकसित करने में कितना समय लगेगा। साथ ही आवश्यक संसाधन उसकी स्थिति को देखते हुए कौन जानता है कि उन्हें इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। किसी अनिश्चित चीज पर दाम लगाने के बजाय उसे तुरंत जो चाहिए उसे लेना बेहतर है। ये बात तो सही है, राशि को एहसास हुआ। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह तर्क सचमुच सही था। बड़ी उम्र में संभावना बहुत कम होती है। क्या वह अपने जीवन काल में अपने ओरिजिन कोर को विकसित कर पाएगा, यह अनिश्चित था। हालांकि उनमें मोटिवेशन की कमी थी, लेकिन कम से कम उनमें आत्म जागरूकता थी। चलो ओरिजिन कोर माउंटेन पर चलते हैं और देखते हैं कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसमें डीन की इतनी रुचि है वास्तव में कौन है। इस पर और अधिक विचार न करते हुए सोनाक्षी आगे चलने लगी। हालांकि इसे पहाड़ कहा जाता है, लेकिन ओरिजिन कोर माउंटेन वास्तव में एक छोटा पत्थर था। जब स्टूडेंट्स वहां से गुजरते थे तो कभी कभी उसमें से पीला या हरा रंग निकलता था, जिसमें लाल रंग बहुत कम होता था। कई छात्रों को उम्मीद थी कि वे जीनियस होंगे, लेकिन डीन और अन्य लोगों के निराश चेहरे को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि वे नहीं हैं। साक्षी, क्या तुम्हें लगता है डीन जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश कर रहा है वह तुम हो सकती हो? राशि ने अचानक पूछा। असंभव। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया। मैंने असेसमेंट के दौरान
एक भी ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन नहीं किया है। अगर यह वास्तव में मैं होती तो डीन ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया होता। यह सच है। राश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हमसे ज्यादा टैलेंटेड। मैं वास्तव में जानना चाहती हूं कि वह कौन है। हमें इस व्यक्ति से मिलना चाहिए। सोनाक्षी ने सहमति जताई। ऐसे व्यक्ति को जानना सम्मान की बात होगी। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद उसने दूर खड़े विपिन की ओर देखा। उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। यहां कोई ऐसा व्यक्ति था जो इतना लो प्रोफाइल और टैलेंटेड था, और दूसरी तरफ विपिन था जो केवल 100 ओरिजिन सिक्कों के लिए ओरिजिन योद्धा बनने को तैयार नहीं था। लोगों के बीच इतनी असमानता कैसे हो सकती है? अब हमारी बारी है। जल्द ही उनकी बारी आ गई। सोनाक्षी ओरिजिन कोर माउंटेन की ओर बढ़ी, जिसने तुरंत एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित की। हालांकि अभी भी गहरे लाल रंग से दूरी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि उसका ओरिजिन कोर अन्य की तुलना में अधिक ठोस था, जो उसकी टैलेंट का प्रमाण था। इसके बाद राशि वहां आई और उसने भी हल्की लाल चमक पैदा कर दी। ये कौन है? ये तो बूढ़ा लग रहा है। उनके पीछे पीछे चल रहा विपिन आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी शिक्षक की फटकार की आवाज सुनाई दी। मूल्यांकन से गुजरने वाले सभी छात्र लगभग 16 या 17 वर्ष के थे, लेकिन यह लड़का स्पष्ट रूप से 20 वर्ष से अधिक उम्र का था, जो स्पष्ट रूप से पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता था। सोनाक्षी ने बताया, वह मेरा अटेंडेंट है। वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि सभी की जांच होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे साथ ले आई। किसी अटेंडेंट पर इस अवसर को बर्बाद मत करो, प्रभारी शिक्षक ने ठंडी आवाज में कहा। एक तरफ हट जाओ। हां, विपिन ने सिर हिलाया। उसने अपना ओरिजिन कोर नहीं खोला था, इसलिए टेस्ट उसके लिए अप्रासंगिक था। वह एक तरफ हटने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। उसे असेसमेंट देने दो। डीन कालराज ने गहरी निगाहों से देखा। हां, शिक्षक ने डीन के आदेश को मानने में संकोच नहीं किया और इशारा किया। आगे बढ़ो। विपिन ने ओरिजिन कोर माउंटेन की ओर कदम बढ़ाया। उसे महसूस हुआ कि एक कोमल शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसकी नारी के साथ साथ दौड़ रही है, मानो कुछ खोज रही हो। उसने विरोध नहीं किया। उसे इधर उधर घूमने दिया और अपने पैरों के नीचे चट्टान को देखा। पत्थर भूरे नीले रंग का था, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह रोशनी नहीं देता। विपिन ने अपना सिर हिलाया। अभी कुछ देर पहले ही उसने सोचा था कि शायद डीन उसे ढूंढ रहा होगा। अब यह स्पष्ट था कि उसने बहुत अधिक सोच लिया था। ओरिजिन कोर के बिना वह सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ था। इस सारे उपद्रव के लायक नहीं था। नीचे उतर जाओ। अध्यापक को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और हाथ हिलाया। विपिन नीचे उतर गया। उसे यह ध्यान नहीं रहा कि जो शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वह अभी भी अंदर भटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह खो गया है। यह देखकर डीन कालराज को गहरी निराशा हुई। लगभग सभी छात्रों का परीक्षण करने के बाद भी प्रतिभा कहीं नहीं मिली। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि कभी-कभी लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स काफी हेडेक हो सकते हैं। चलो। यह महसूस करते हुए कि डीन उसे नहीं ढूंढ रहे थे, सोनाक्षी और अन्य लोग थोड़े निराश हुए और स्कूल से बाहर चले गए। हालांकि आज का असेसमेंट पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यह एक अच्छा अभ्यास था। वे कल फिर से कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऋषिकेश अकादमी का छात्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके साथ नहीं जा सका और अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया। इस समय लगभग सभी नए छात्रों को पता था कि डीन एक प्रतिभाशाली छात्र की तलाश में है। हर कोई अच्छा प्रदर्शन करने और उनका पक्ष जीतने के लिए उत्सुक था। कल मुझे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अच्छी तरह से रिफाइन करना होगा और अपना नाम बनाना होगा। राशि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया। बोलते समय उसे कुछ याद आया। अगर मुझे एक रात के लिए अपने पिता का ट्रेनिंग रूम उधार मिल जाए, तो मैं कल निश्चित रूप से सबसे आगे निकल सकती हूं।
जबकि अन्य लोग नहीं जानते थे। उसकी बेटी के रूप में वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। शहर के स्वामी ने अपने लिए लाइब्रेरी के ऊपर एक विशेष शांत कमरा बनवाया था। वहां ट्रेनिंग लेने से न केवल ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली, बल्कि शक्ति पर नियंत्रण भी बढ़ा। अगर वह रात भर वहां खुद को ट्रेन कर लेती तो वह निश्चित रूप से कल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने में बेहतर प्रदर्शन कर पाती। लेकिन पिताजी को वह कमरा बहुत प्रिय है। मैं तो उसकी ओर देख भी नहीं सकती। वहां प्रशिक्षण तो दूर की बात है। ओह, अचानक राशि के दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं उस कैंगबैक ईगल को वश में करने में उसकी मदद करूं तो वह निश्चित रूप से सहमत हो जाएंगे। कैंगबैक ईगल एक ऐसी चीज थी जिसे पकड़ने में उसके पिता ने काफी समय लगाया था और आधे महीने से ज्यादा समय से उसे पालतू बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अगर वह मदद कर सकती तो वह निश्चित रूप से किसी भी चीज के लिए सहमत हो जाता। एक धूर्त मुस्कान के साथ राशि ने अपने कपड़ों पर घंटियां बजाईं और सोनाक्षी के पास पहुंची। साक्षी, तुमने कहा था कि मैं उस विपिन को उधार ले सकती हूं। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी? राशि ने सिर हिलाया। सिर्फ एक दिन के लिए। मैं उसे कल लौटा दूंगी, प्लीज। प्यारे चेहरे और विनती भरी आवाज के बावजूद सोनाक्षी को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। ठीक है, ठीक है। उसने सिर हिलाया, फिर विपिन की ओर मुड़ी। विपिन, राशि के साथ जाओ और जैसा वो कहे वैसा करो। परेशानी मत करना। हाँ मिस, मैं हमेशा से ही विनम्र रहा हूं और कभी परेशानी नहीं पैदा की। विपिन ने सिर हिलाया। उसे अभी अभी मलिक परिवार में लाया गया था और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडेड नहीं था, इसलिए वह जब चाहे तब जा सकता था। हालांकि चूंकि वह अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था और उसने अभी तक ओरिजिन एनर्जी रिफाइन नहीं किया था, इसलिए किसी को नाराज न करना ही बेहतर था। लो प्रोफाइल रखना हमेशा से विपिन की टॉप प्रायोरिटी रही है। इसके अलावा उसने देखा था कि सोनाक्षी भले ही ठंडी और सख्त लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में बुरी नहीं थी। मलिक परिवार को अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल करना जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका था। उनके जवाब से संतुष्ट होकर सोनाक्षी ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चलो अब चलें। इस डर से कि उसकी सहेली अपना मन बदल लेगी, राशि उछल पड़ी, विपिन की आस्तीन पकड़ ली और अकादमी के बाहर गाड़ी की ओर चल पड़ी। विपिन ने अजीब तरीके से सोनाक्षी को विदाई दी। ये लड़की हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहती है। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया और अस्तबल की ओर मुड़ी। घोड़े ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। जब वह वापस आएगी तो उसे अच्छा इनाम देगी। इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाती, कालिया जल्दी से वहां पहुंच गया। उसका मोटा शरीर तनाव से कांप रहा था। मिस, क्या आपने असेसमेंट पूरा कर लिया है? हाँ, सोनाक्षी ने भावशून्यता से सिर हिलाया। पवन को बुलाओ। बटलर। कालिया की पलक फड़क गई और वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। मिस, पवन, इसे क्या हुआ? सोनाक्षी ने पूछा। कालिया ने दांत पीसते हुए कहा, इसे विपिन ने मारा था। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सोनाक्षी को गुस्सा देखकर कालिया की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने होंठ काटे और दुखी होकर बोलना शुरू किया। मिस, आपके जाने के बाद जियान और मैंने पवन को आराम के लिए अस्तबल में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन हम कुछ ही कदम चले थे कि पवन अचानक गिर पड़ा, ऐंठन खाकर मर गया। हमने पाया कि यह हमेशा से ही गंभीर रूप से घायल था। खूनी नीलम की मार का आभा को वह केवल इसलिए झेल पाया क्योंकि इसे जो खौफ सहना पड़ा वह इसके दिल में डर से कहीं ज्यादा कम थी। नहीं तो एक नौसिखिए घोड़े में युद्ध में अनुभवी योद्धा घोड़े से अधिक इच्छा शक्ति कैसे हो सकती है? क्या घायल? सोनाक्षी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में संदेह का भाव था। हाँ मिस,
कृपया इस तरफ आइए। कालिया ने आगे कुछ नहीं बताया और उसे एक कोने में ले गया। वहां उन्होंने देखा कि पवन, जो पहले बहुत ही ऊर्जावान था, बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। सोनाक्षी जल्दी से उसके पास गई। उसका दिल दुख रहा था। बस एक नजर में वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। गहरे लाल रंग का घोड़ा प्लाईवुड की तरह सख्त हो गया था और दिन की गर्मी के कारण बहुत बदबू आ रही थी, जो उसकी नाक पर हमला कर रही थी। उसे छूने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से मर चुका था और उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा देखकर कालिया को पता चल गया कि यह सही समय है। उसने पवन के पेट की ओर इशारा किया। मिस, यहां देखिए। पवन का पेट बहुत पहले ही चीर दिया गया था। यह विपिन का उसे नियंत्रित करने का तरीका रहा होगा, अन्यथा एक साधारण गुलाम एक घोड़े को इतना आज्ञाकारी कैसे बना सकता है जिसे आप वश में भी नहीं कर सकते। सोनाक्षी ने उंगली का पीछा करते हुए पवन के पेट पर एक लंबा हॉरिजॉन्टल कट देखा। खून बहुत पहले ही सूख चुका था और उस पर पपड़ी जम गई थी। हालांकि यह घाव सिर्फ आधा फीट लंबा था, लेकिन जब यह घाव बना होगा तो बहुत दर्दनाक रहा होगा। जिस व्यक्ति ने यह घाव किया होगा वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर रहा होगा। उसकी मुट्ठी और कस गई और उसका शरीर कांपने लगा। यह घोड़ा उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिता की ओर से एक बर्थडे गिफ्ट था। उन्होंने इसे व्हाइट रॉक स्टड से बहुत अधिक कीमत पर खरीदा था। वह हमेशा इसे संभाल कर रखती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा गुलाम इसे वश में करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करेगा। यह बहुत क्रूर और घटिया था। कालिया और जियान ने बस एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। बाद वाला जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। मिस, ये मेरी गलती है। दरअसल मैंने कल देखा कि पवन में कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर वह ऊर्जा से भरा होता है, यार्ड में इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन कल रात वह बस वहीं पड़ा रहा। मुझे तुरंत आपको इसकी सूचना देनी चाहिए थी। एक गहरी सांस लेते हुए सोनाक्षी ने अपना गुस्सा शांत किया और उसकी ओर देखा। क्या हुआ था? यह हुआ। जियान ने जल्दी से वह सब बताया जो उसने कल और आज देखा था, और कुछ मनगढ़ंत और बदनाम करने वाले विवरण भी जोड़ दिए। उसकी व्याख्या सुनने के बाद सोनाक्षी की आंखें लाल हो गईं। तो तुम्हारा मतलब है कि विपिन पवन को वश में करके उसका दुरुपयोग कर रहा है। और अभी जब मैं ओरिजिन कोर असेसमेंट के लिए गई थी तो पवन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दबाव से गिर गया और मर गया। यही बात होगी, अन्यथा इतना घमंडी घोड़ा एक साधारण नौकर की आज्ञा कैसे मान सकता है? कालिया ने सिर हिलाया। जियान ने कहा, यह विचार कि वह जानवरों को वश में कर सकता है बकवास है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो स्वाभाविक रूप से स्रोत जानवरों को अपने प्रति मित्रवत महसूस करा सकता हो। जानवरों को वश में करना वास्तव में कठिन है। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। उसके शब्द अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ने के कारण रुक गए। अरे नहीं, वह शहर के राजा को कैंगबैक ईगल को वश में करने में मदद कर रहा है। यदि उन्होंने जो कहा वह सच था और विपिन की तथाकथित वश में करने की प्रक्रिया केवल क्रूर पिटाई थी, तो नगर के स्वामी का अपमान होना निश्चित था। पवन के लाश को मेयर के महल में ले जाओ। मैं अभी विपिन को ढूंढने जा रही हूं। अगर उसके दुर्व्यवहार के माध्यम से पवन की मौत हुई तो मैं परिवार के नियमों को लागू करने में संकोच नहीं करूंगी। अब और खुद को रोक न पाने के कारण सोनाक्षी ने अपना पैर पटका और सीधे मेयर के महल की ओर दौड़ पड़ी। वह उनकी गाड़ी को पकड़ने की उम्मीद कर रही थी। अगर कैंगबैक ईगल को कुछ हो गया तो मलिक परिवार को शहर के स्वामी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसे जाते हुए देखकर कालिया और जियान ने राहत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और उसके बाद उस जगह केवल हंसी की आवाज गूंज रही थी। उस समय विपिन, जिसे कालिया ने फंसाया था, गाड़ी के बाहर ड्राइवर के बगल में बैठा था। राशि ने उसे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया था,
लेकिन उसने सोचा कि यह अनुचित है और उसने मना कर दिया। आखिर यह लड़की मेयर की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। अगर लोगों को पता चल गया कि उसके साथ गाड़ी में एक हमउम्र आदमी भी सवार है तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत परेशानी होगी। भाई, आपकी गाड़ी पहले पवन के बगल में खड़ी थी। क्या आपने देखा कि कालिया ने इसकी अच्छी तरह से देखभाल की है? इतने लंबे समय तक इसकी देखभाल करने के बाद मुझे घोड़े से लगाव हो गया। लेस है और मैं ऐसी किसी भी चीज से नफरत करता हूं जो मिस मलिक को निराश करे। विपिन ने सरल और ईमानदार भाव से देखा। ड्राइवर ने पलकें झपकाई। हाँ, उन्होंने इसका अच्छा ख्याल रखा है, चिंता मत करो। अच्छी बात है। ड्राइवर की घबराहट से अनजान विपिन ने राहत की सांस लेने का नाटक किया। हालांकि ड्राइवर इस समय कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन अगर सोनाक्षी या राशि ने व्यक्तिगत रूप से उससे पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये जानते हुए कि उसका प्लान काम कर रहा है, विपिन ने चिंता करना छोड़ दिया और अपना ध्यान लाइब्रेरी में दर्ज किताबों पर केंद्रित कर दिया। उसने अपनी उंगली थपथपाई और उसके हाथ में एक किताब आ गई। उसने उसे धीरे से खोला। बहता ओरिजिन कोर मेथड, मलिक परिवार के पूर्वज राजवीर मलिक द्वारा 157 साल पहले बनाई गई। इसमें ओरिजिन कोर खोजने और विकसित करने की विधियां शामिल हैं। गलती। सबसे पहले ओरिजिन एनर्जी और दुनिया की शक्ति की सहायता के बिना ओरिजिन कोर खोजने की विधि बहुत धीमी है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर व्यर्थ प्रयास होते हैं। दूसरा, विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री बहुत दुर्लभ और खोजने में कठिन है। तीसरा, 100वें दोष पर यह ओरिजिन कोर को विकसित करने के लिए एक पहाड़ की शक्ति का उपयोग करने का सुझाव देता है, फिर भी इसमें पहाड़ का वजन नहीं है। इतनी सारी गलती। एक नजर में ही विपिन का मुंह खुल गया। बहुत समय हो गया था जब उसने इतनी सारी गलती वाली तकनीक का अभ्यास किया था। अगर वह इस तकनीक का अभ्यास करता तो उसे सफल होने में 100 साल लग जाता। इसे भूल जाओ, पहले की तरह ही करना बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा मैनुअल इकट्ठा करें और उन्हें स्वर्ग की लाइब्रेरी में मिला दें। संयोग से वह मेयर के महल की ओर जा रहा था। शायद वह इस अवसर का लाभ उठाकर ऐसा कर सके। उन्होंने अपना मन स्वर्ग की लाइब्रेरी से हटा लिया और पाया कि अभी भी ऊर्जा की एक धारा उनकी मध्य रेखाओं से होकर गुजर रही थी। यह वही ऊर्जा थी जो ओरिजिन कोर माउंटेन से उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। बिना किसी उद्देश्य के मछली की तरह लक्ष्यहीन रूप से बह रही थी। उसे ओरिजिन कोर नहीं मिल पाया, लेकिन वह वहां से जाने को भी तैयार नहीं थी। मैं इसे अपने यूनिवर्स में भेजूंगा, इस डर से कि कहीं इससे उसके शरीर के अंदर कोई परेशानी न पैदा हो जाए। विपिन ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और उसे नई दुनिया में फेंक दिया। उसी समय ओरिजिन कोर माउंटेन के पास डीन कालराज ने आखिरी स्टूडेंट को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। हमने सभी का परीक्षण किया है और अभी भी कुछ नहीं मिला। डीन, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि स्वर्ग की 9 ड्रैगन की उपस्थिति एक सुपर जीनियस के कारण नहीं थी, बल्कि एक खराब डेस्टिनी डिस्क के कारण थी? वाइस प्रिंसिपल केशव कुछ याद करते हुए बोल पड़ा। यह कालराज हैरान रह गया। ईमानदारी से कहूं तो डेस्टिनी डिस्क और 9 ड्रैगन पिलर्स का खराब होना और ऐसा परिणाम देना संभव था। अगर ऐसा होता तो यह बेहद शर्मनाक होता। मैं जाकर देखूंगा। यह महसूस करते हुए कालराज टूटी हुई डेस्टिनी डिस्क की जांच करने ही वाला था कि अचानक ओरिजिन कोर माउंटेन हिंसक रूप से हिलने लगा। अगले ही पल लाल, पीले और हरे रंग की एक चमकदार रोशनी आसमान को रोशन कर गई, मानो सबसे चमकदार सूर्यास्त उसकी आंखों के ठीक सामने जल उठा हो। कालराज का गला सूख गया था। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बुदबुदाया, गोल्डन लाइट। यह तो ओरिजिन कोर माउंटेन टेस्ट का हाईएस्ट लेवल है। वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग हैरान थे। इससे पहले उन्होंने जो सबसे गहरा रंग देखा था वह केवल गहरा नारंगी लाल था।
जलते हुए बादल की तरह इतना चमकीला, आग जैसा लाल रंग, ऐसा कुछ था जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। देखा तो दूर की बात है। ओरिजिन कोर माउंटेन टेस्ट ओरिजिन कोर की स्टेबिलिटी को दर्शाने के लिए लाल, पीला और हरा रंग दिखाता है। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए डीन कालराज ने जल्दी से समझाया, आमतौर पर फर्स्ट ग्रेड स्तर पर एक सोर्स पूल केवल एक गहरा लाल रंग दिखाएगा। केवल इस स्तर को पार करने पर ही 3 रंग एक साथ मिलकर एक सुनहरा प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक कहावत है, लेकिन यह वास्तविक है और यह हमारे सामने है। अगर ऐसा है तो वाइस प्रिंसिपल केशव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। तो डेस्टिनी डिस्क टूटी नहीं थी और सुपर जीनियस वास्तव में मौजूद है? यह सही है। न केवल वे मौजूद हैं, बल्कि वे अभी अभी ओरिजिन कोर माउंटेन के पास से गुजरे हैं। जहां तक यह सवाल है कि यह सभी के चले जाने के बाद ही क्यों दिखाई दिया, ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि इसका स्तर इतना ऊंचा है कि ओरिजिन कोर माउंटेन भी इसे पहले सही तरीके से माप नहीं पाया था। कालराज मुस्कुराया। चूंकि हमें यकीन है, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे यह जीनियस कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर हम पूरी कोशिश करें तो हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। वाइस प्रिंसिपल केशव ने उत्साह से सिर हिलाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और आधे घंटे से भी कम समय में उनके सामने एक शानदार परिसर दिखाई दिया, जो व्हाइट रॉक एकेडमी से भी ग्रैंड था। उनके वहां पहुंचने से पहले ही बख्तरबंद सैनिकों की 2 टुकड़ियां उनका सामने आईं। मिस, आपने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है? हाँ। राशि गाड़ी से कूद गई और हल्के से जमीन पर गिरा। कैप्टन बत्रा, मेरे पापा कहाँ हैं? मिस, राजा एडवाइजर सिसोदिया के साथ साइड हॉल में है। तो मैं सही समय पर आई हूं। यह सुनकर कि उसके पिता अभी तक सफल नहीं हुए हैं, राशि की आंखें चमक उठी। वह विपिन की ओर मुड़ी। चलो चलें। विपिन ने जवाब दिया, गाड़ी से कूद गया और उसका पीछा करने ही वाला था कि 2 सैनिक आगे बढ़े और अपने लंबे भालों को आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। राशि का चेहरा काला पड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? कैप्टन बत्रा ने कहा। मिस, कृपया इस व्यक्ति से उसका पहचान पत्र दिखाने को कहें। मुझे डर है कि कहीं कोई खतरा ना हो। पहचान? वह सोनाक्षी का दोस्त है। मैंने उसे खास तौर पर मेरे पिता को कैंगबैक ईगल को काबू करने में मदद करने के लिए इनवाइट किया था। राशि ने अपना सिर उठाया और सख्ती से डांटा। यह कैप्टन बत्रा ने भौहें सिकोड़ी, यह देखकर कि वह अब भी उन्हें जाने नहीं देगा। राशि ने आगे कहा, क्या मेरे शब्दों का अब कोई महत्व नहीं है? कैप्टन बत्रा ने जल्दी से सिर झुकाया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। उसने सैनिकों को अपने भाले नीचे करने का इशारा किया। ठंडी सांस लेते हुए राशि ने गेट की ओर कदम बढ़ाया। विपिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ा आगे चलने पर उसने देखा कि वे कैप्टन बत्रा से बहुत दूर हैं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। यह कैप्टन बत्रा बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उसे पता चल जाता कि तुम सिर्फ एक नौकर हो और तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, तो वह तुम्हें अंदर नहीं आने देता। विपिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। राशि ने अपना सिर हिलाया। मैं आपकी मदद मांग रही हूं। चिंता मत करो, मैं आपके परिवार की यंग मिस से कहीं ज्यादा दरियादिल हूं। अगर आप कैंगबैक ईगल को वश में करने में मेरी मदद कर सकती हैं, तो मैं आपको 200 नहीं 196 ओरिजिन सिक्के दूंगी। 196? विपिन हैरान था। 200 क्यों नहीं? राशि ने शर्माते हुए कहा, आज मेरे पास इतना ही पैसा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कल अपने पिता से और पैसे मांगूंगी। विपिन को यह एहसास हुआ कि शहर के राजा की बेटी के पास भी लिमिटेड पॉकेट मनी है, इसलिए उसे सहानुभूति महसूस हुई। अपनी गरीबी के बारे में सोचकर उसे और भी निराशा महसूस हुई।
राजा का महल बहुत बड़ा था। हर जगह मीनारें थीं। अगर वह अकेले चलता तो वह आसानी से खो सकता था। वह राशि के पीछे पीछे चला गया और जल्द ही वे एक विशाल साइड हॉल में पहुंच गए। पापा, उनके अंदर घुसने से पहले ही राशि ने आवाज लगाई। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक घबराई हुई आवाज ने जवाब दिया, राशि। विपिन ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे के बीच में चंदन की लकड़ी के स्टूल पर बैठा हुआ था, जिसका चेहरा चौकोर था। उसे भागते हुए अंदर आते देख उसने बेचैनी से अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली और बार बार चुप रहने का इशारा किया। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था, जो एडवाइजर की पोशाक पहने था। उसकी दाढ़ी हरी थी। संभवतः वह एडवाइजर सिसोदिया था, जिसका उल्लेख कैप्टन बत्रा ने किया था। उनके सामने एक बैल के आकार का बाज खड़ा था, जिसका शरीर नीले हरे रंग से ढका हुआ था तथा उसकी रीढ़ लोहे के समान भूरे रंग की थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर स्टील की प्लेट वेल्ड कर दी गई हो। यह ओरिजिन बीस्ट कैंगबैक ईगल था। इस समय कैंगबैक ईगल में अब सोर्स बीस्ट की राजसी शक्ल नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर इस तरह कांप रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। बेशक उसके सामने बैठा राजा अथर्वराज भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा राख जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह गिरने के कगार पर है। मिस, आप वापस आ गई हैं। आपका ओरिजिन कोर टेस्ट कैसा रहा? आपको कौन सा ग्रेड मिला? आपने किसे अपना टीचर बनाया? एडवाइजर सिसोदिया ने अपनी आवाज कम कर ली और उत्सुकता से देखने लगे। अकादमी की डेस्टिनी डिस्क टूट गई है, इसलिए हमें यह काम कल करना होगा, राशि ने समझाया। डेस्टिनी डिस्क को डेस्टिनी हॉल के एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि यह कुछ शक्तिशाली ओरिजिन हथियारों जितना मजबूत नहीं है, फिर भी यह काफी मजबूत है। यह कैसे टूट सकता है? एडवाइजर सिसोदिया दंग रह गए। मुझे भी नहीं मालूम। मैं यहां उस बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूं। पापा ने अभी तक कैंगबैक ईगल को वश में नहीं किया है ना? मुझे एक दोस्त मिल गया है जो जानवरों को वश में करने में माहिर है, ताकि वह मेरी मदद कर सके। बीस्ट टेमिंग में माहिर? एडवाइजर सिसोदिया हैरान था। हाँ, राशि ने गर्व से विपिन की ओर इशारा किया। यह विपिन है। इसमें ओरिजिन बीस्ट को सहज महसूस कराने की एक प्राकृतिक क्षमता है और वह उन्हें आसानी से वश में कर सकता है। ओरिजिन बीस्ट शब्द सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वे बेहद घमंडी और अनियंत्रित प्राणी हैं। अगर उन्हें आसानी से वश में किया जा सकता तो राजा ने इस जानवर को वश में करने की कोशिश में आधा महीना बिना सोए नहीं बिताया होता। विपिन का परिचय सुनकर एडवाइजर सिसोदिया की भौहें तन गईं। उनका चेहरा काला पड़ गया। मिस, शायद आपको किसी धोखेबाज ने धोखा दिया है। क्या आप उसके बारे में बात कर रही हैं मिस? एडवाइजर सिसोदिया की नजरें विपिन पर पड़ी, जो नाखुश दिख रहा था। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन राजा के महल में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे ले जाओ। रुको, राशि तुरंत आगे बढ़ी। सहायक सिसोदिया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे दोस्त पर हमला करने जा रहे हो? एडवाइजर सिसोदिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैंने विपिन को यहां बुलाया। राशि ने अपने गाल फुलाए। क्या तुम यह कह रही हो कि मैं उसके द्वारा मूर्ख बना दी गई हूं? एडवाइजर सिसोदिया ने अपना सिर हिलाया। मैंने कभी बीस्ट टेमिंग के बारे में नहीं सुना है, इसलिए मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल बहुत से ठग हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। विपिन ने कुछ दिन पहले सोनाक्षी के घोड़े पवन को आसानी से वश में कर लिया था, राशि ने झल्लाते हुए कहा। एडवाइजर सिसोदिया को आखिरकार बात समझ में आ गई और उन्होंने मजाक उड़ाया। पवन की तुलना कैंगबैक ईगल जैसे असली सोर्स बीस्ट से कैसे की जा सकती है? यह तो बस एक घोड़ा है। इसे कुछ समय तक खिलाओ और कोई भी इसे वश में कर सकता है। घोड़े सबसे आसान पालतू जानवरों में से एक है, अन्यथा कोई भी उन पर सवारी नहीं करता। उन्हें सोर्स बीस्ट भी नहीं माना जाता। ऐसे जानवर को पालतू बनाकर जानवरों को काबू करने का दावा करना स्पष्ट रूप से एक घोटाला है।
सचमुच। लेकिन सोनाक्षी ने कहा कि इसे वश में करना बहुत मुश्किल था, वह खुद ऐसा नहीं कर सकती थी। राशि, जो ज्यादा कुछ नहीं समझती थी, अनिश्चित महसूस करने लगी क्योंकि एडवाइजर सिसोदिया के शब्द उचित लग रहे थे। एडवाइजर सिसोदिया सही कह रहे हैं, घोड़ों को वश में करना वास्तव में आसान है। अथर्वराज, जो कैंगबैक ईगल को घूर रहे थे, अचानक बोल पड़े। अपने पिता की बात सुनकर राशि थोड़ी शर्मिंदा दिखी। तो मैंने उसे खास तौर पर इस जीव को वश में करने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहां बुलाया है। हा 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 हा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है और अब वह मेरे प्रॉब्लम में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही कैंगबैक ईगल को वश में कर लूंगा। कल तक परिणाम आ जाएंगे। अथर्वराज की लाल आंखों में उत्साह की झलक दिखी। कल तक? अपने पिता के शांत कमरे को उधार लेने के बारे में सोचते हुए राशि की आंखें चमक उठी। पिताजी, मुझे लगता है कि कल बहुत देर हो चुकी है। क्यों ना विपिन को कोशिश करने दिया जाए? चूंकि वह पहले से ही यहां है, तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर वह एक ट्राई दे? मिस, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आप कोशिश करें, एडवाइजर सिसोदिया ने कहा। जानवरों को काबू में करना कोई खेल नहीं है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आपको बीच में हाथ बदले बिना इसे पूरा करना होता है, जिसे हम जानवर को थका देना कहते हैं। उसे मानसिक रूप से थका देने से ही उसे पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। अथर्वराज पहले से ही आधे महीने से इस काम में लगा हुआ है और कैंगबैक ईगल हार मानने वाला है। अगर हम अब जानवरों को काबू में करने वाले को बदल देते हैं तो पिछला सारा प्रयास बेकार हो सकता है। मैं समझ गई। राशि को एहसास नहीं था कि जानवरों को वश में करना इतना जटिल था और उसने उत्सुकता से विपिन को देखा, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। तुमने पवन को कैसे वश में किया? विपिन ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं बस भाग्यशाली था और संयोग से स्वीकृति मिल गई। राशि और अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत से विपिन ने सीखा था कि हालांकि ओरिजिन वर्ल्ड में भयानक शक्ति थी, जहां एक भी व्यक्ति देवभूमि को नष्ट कर सकता था, लेकिन बीस्ट टेमिंग में उनमें काफी कमी थी। उसे पता था कि उसे अभी शांत रहने की जरूरत है। तभी एडवाइजर सिसोदिया ने देखा। मंजूरी, इसमें कितना समय लगा? विपिन ने मन ही मन हिसाब लगाया। लगभग आधा दिन। इसे गिराने के लिए एक मुक्का लगा और आत्मा जागृति तकनीक का उपयोग करने के लिए 1 सेकंड का समय लगा। अगर आधा दिन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधा दिन? हाँ हाँ, इतनी शेखी बघार रहा है ये लड़का। कोई आश्चर्य नहीं कि युवती को तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया। सलाहकार लियाओ ने व्यंग्य किया। राशि हैरान दिख रही थी। डींगे मार रहे हो? एडवाइजर सिसोदिया ने कहा। घोड़ों को वश में करना आसान है, लेकिन सुशांग 1000 मील का घोड़ा होने के बावजूद अभी भी कुछ हद तक जंगली स्वभाव का है। इसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाने के लिए आपको 2 तरीकों में से एक की जरूरत है। पहला यह है कि इसे तब तक थकाए जब तक इसकी इच्छा शक्ति टूट न जाए, फिर इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर इसकी स्वीकृति प्राप्त करें। यह वह तरीका है जिसका उपयोग अथर्वराज कर रहे हैं, जिसे बलपूर्वक वश में करने की विधि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी विधि है उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाना, उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करना, जब तक कि वह अपना जंगली स्वभाव न खो दे। इस सौम्य दृष्टिकोण को सौम्य वशीकरण विधि कहा जाता है। दोनों विधियों में बहुत समय लगता है, विशेष रूप से बाद वाले में, जिसमें 6 महीने से 1 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। आधे दिन में घोड़े को वश में करना, भले ही वह सिर्फ घोड़ा ही क्यों ना हो, असंभव है। अगर यह शेखी बघारना नहीं है तो और क्या है? ओह, मैं समझ गया। विपिन को अचानक समझ आ गया। यह पता चला कि ओरिजिन दुनिया की एडवांस्ड बीस्ट टेमिंग मेथड, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर बीस्ट टेमर के लिए सबसे बेसिक मेथड थी। साउंड अटैक के कारण पहले से ही लड़खड़ा रहा कैंगबैक ईगल वापस लड़खड़ाया, फिर क्रोधित चीख निकाली और अपमान भरी आंखों से नगर स्वामी की ओर देखा। यह लगभग सुम्बिट करने वाला है। चील के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर एडवाइजर सिसोदिया उत्साहित हो गए और अपनी मुट्ठियां भींच ली। अथर्वराज का चेहरा भी उत्साह से लाल हो गया। वह पिछले आधे महीने से इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों उत्सुकता से भरे हुए थे, क्रोधित कैंगबैक ईगल ने एक और चीख मारी, अचानक मुड़ा और पास ही स्थित लोहे के खंभे की ओर दौड़ा। उसका सिर खंभे से टकराया और खून बहने लगा। फिर उसका शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके पैर बेकाबू होकर हिलने लगे। अथर्वराज की आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। एडवाइजर सिसोदिया के हाथ, जिनसे वह जश्न मनाना चाहते थे, धीरे धीरे नीचे झुक गए और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब वे पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे और यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें,
तभी उन्होंने कुछ ही दूरी से विपिन की हैरान करने वाली आवाज सुनी। क्या इसे ही आप रहस्यमय और अथाह वश में करने की तकनीक कहते हैं? चाहे थकावट हो या पालन पोषण, दोनों में बहुत समय और प्रयास लगा और परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सोनाक्षी को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि उसने पवन को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है। क्या मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है और अब तुम स्वीकार करते हो कि तुम ठग हो? विपिन के एक्सप्रेशन देखकर एडवाइजर सिसोदिया ने व्यंग्य किया। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि मैं सिर्फ पवन का सबमिशंस पाने के लिए भाग्यशाली था। चूंकि अथर्वराज और एडवाइजर सिसोदिया को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मिस राशे, मैं अब विदा लेता हूं। विपिन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ठीक है। यह देखकर कि उसके पिता सफल होने वाले थे, राशि ने सिर हिलाया। हालांकि वह थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसके पास अब अपने पिता के मेडिटेशन रूम का उपयोग करने का कोई बहाना नहीं था। एक मिनट रुको, राजा की हवेली व्हाइट रॉक सिटी का केंद्र है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं? एडवाइजर सिसोदिया की आंखें सिकुड़ गईं और जब विपिन जाने के लिए मुड़ा तो उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, इससे आपका क्या मतलब है एडवाइजर सिसोदिया? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। वह पहले तो आना नहीं चाहता था, लेकिन राशि ने जोर दिया और पैसे भी दिए, इसीलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। अब जब वह यहां था तो उससे पूछताछ की गई और उसे धमकाया गया और वह पहले से ही काफी परेशान था। कुछ खास नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जानवरों को वश में करने की असली कला जान लो, ताकि तुम शेख ही बघारते न रहो और दूसरों को धोखा न दो। एडवाइजर सिसोदिया ने हाथ हिलाया। ओ, विपिन की पलकें भड़क उठी। उनकी तकनीकें, जो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर कुत्तों को वश में करने के योग्य भी नहीं थीं, उन्होंने इसे बीस्ट को वश में करने की कला कहने का साहस किया। यह सोचते हुए कि विपिन अब पूरी तरह से हैरानी में है, एडवाइजर सिसोदिया ने व्यंग्य किया और झुककर राशि की ओर देखा। राजा, कैंगबैक ईगल लगभग अपनी सीमा पर है। हम अब उस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ओ, आखिरकार। अथर्वराज का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपने सामने कैंगबैक ईगल को गौर से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ओरिजिन एनर्जी की एक गहरी सांस ली और अचानक चिल्लाया, अब सबमिट करो। अथर्वराज की ताकत बहुत ज्यादा थी, डीन कालराज से जरा भी कम नहीं। जब वह दहाड़ता था तो कमरे में तुरंत एनर्जी की लहरें बिजली की तरह गूंजती थीं। विपिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे ओरिजिन वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स थे। सिर्फ एक दहाड़ से उनकी पूरी नई दुनिया ढह सकती थी। एडवाइजर सिसोदिया का मुंह फड़कने लगा, लगभग वहीं खून थूकने लगा। उसने अभी अभी अपने सबमिशन मेथड्स के बारे में शेखी बघारी थी और अब उसका उल्टा असर उसके ही मुंह पर पड़ा। यह कोई रहस्यमय तकनीक नहीं थी, यह एक रहस्यमय तरीके से मरने की तकनीक थी। जैसे ही उसकी पलकें झपकने लगीं और वह अपना आपा खोने ही वाला था, उसने देखा कि राशि भी उतनी ही हैरान दिख रही थी। एडवाइजर सिसोदिया, क्या दीवार पर सिर मारना भी उसे वश में करने का एक तरीका है? वह सचमुच समझ नहीं पाई। एडवाइजर सिसोदिया और उसके पापा को इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए सुनकर उसने सोचा कि यह सीक्रेट प्रोसेस के बैकलैश का एक हिस्सा था। अपने सीने में एक और बार महसूस करते हुए और इस बार राशि की तरफ से, एडवाइजर सिसोदिया ने अपनी शर्मिंदगी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और केवल एक आंसू भरा भाव दिखा सके। खैर मिस, इसे बस काबू में नहीं किया जा सका। तुम्हारा क्या मतलब है? राशि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगातार अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ते देख एडवाइजर सिसोदिया के पास उसे अजीब तरीके से समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जानवरों को वश में करने में सफलता और असफलता दोनों होती है। यह कैंगबैक ईगल बहुत घमंडी है। वह पालतू बनने की बजाय मरना पसंद करता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर वह अथर्वराज की ओर मुड़ा और शर्म से भरा चेहरा बनाकर उसे प्रणाम किया। किंग, यह मेरी कमजोरी है जिसकी वजह से आप अपने मनपसंद पालतू जानवर को पाने से चूक गए। इस काम का नेतृत्व एडवाइजर सिसोदिया ने किया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी यह टाइम वेस्ट होगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे किस्मत में यह कैंगबैक ईगल नहीं हूं। जैसा कि तुमने कहा, वश में करने में सफलता और असफलता दोनों होती हैं। यह नुकसान चिंता की बात नहीं है। हम अगली बार सफलता का लक्ष्य रखेंगे। अथर्वराज ने अपना सिर हिलाया। वह आधे महीने से भी अधिक समय तक लगातार प्रयास करता रहा। लगभग पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अंतिम क्षण में चील ने सुइसाइड चुना। हालांकि वह निराश था, लेकिन वह किसी को दोष नहीं दे सकता था।
उनकी बातचीत सुनने के बाद राशि को अंततः समझ में आ गया कि क्या हुआ था। उसने उत्सुकता से विपिन को देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने आधे दिन में पवन को वश में कर लिया? मेरे पापा ने आधे महीने क्यों लगाए और वह दीवार से टकरा गया? इस टिप्पणी से अथर्वराज और एडवाइजर सिसोदिया दोनों को यह इच्छा हुई कि वे किसी गड्ढे में गायब हो जाएं। मिस, कृपया अपने शब्दों के साथ सावधान रहें। पवन सिर्फ एक घोड़ा है, इसकी तुलना कैंगबैक ईगल से नहीं की जा सकती, एडवाइजर सिसोदिया ने जल्दी से समझाया। विपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं भाग्यशाली था। वास्तव में पवन की भी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके पास चेतना जगाने वाली तकनीक थी। तो फिर क्या तुम मेरे पापा को इसे टेम करने में मदद कर सकते हो? राशि अभी भी अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है। विपिन एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, अगर कैंगबैक ईगल मरा नहीं है तो मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अभी एक बार कोशिश करके तो देखो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एडवाइजर सिसोदिया की ठंडी आवाज ने उसे बीच में टोक दिया। तुम सच में अपनी जगह नहीं जानते। कैंगबैक ईगल इतने दिनों से बिना सबमिशन किए हुए सफर कर रहा है, सबमिशन के बजाय मौत को चुन रहा है। इसने अपना इरादा साफ कर दिया है। जानवरों को काबू करने में माहिर कोई भी व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता, फिर चाहे वह तुम्हारी तरह शेखी बघारने वाला ही क्यों ना हो। एडवाइजर सिसोदिया, क्या आप यह कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि मैं यह कर सकता हूं? विपिन की पलकें थोड़ी ऊपर उठी। एक या दो बार अपमानित होने के बाद भी विपिन विनम्र बना रहा, लेकिन बार बार मजाक उड़ाए जाने से उसके धैर्य की परीक्षा हुई। एक बच्चा भी गुस्से वाला होता है। वास्तव में यदि आप इसे इस स्थिति में वश में कर सकते हैं तो मैं खुशी से आपको अपना मास्टर बना लूंगा, एडवाइजर सिसोदिया ने कहा। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कहां है? मैं तो बस कुछ लेवल की तकनीकें सीख रहा हूं। यदि आप मुझे 1 घंटे के लिए राजा के लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन दे दें तो इस बाज को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है, विपिन ने मन बनाकर कहा। बहता ओरिजिन कोर मेथड में कई खामियां थीं और यहां आने के दौरान वह सिटी लॉर्ड से कुछ लाभ प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। वर्तमान स्थिति ने उसे सही बहाना प्रदान किया। जहां तक चील की बात है, अगर वह मर जाती है तो चेतना जगाने वाली तकनीक का उपयोग कर सकता है। अगर वह नहीं मरती है तो वह उसे टेम कर लेगा। किसी भी तरह से वह पहले से ही जीत की स्थिति में था, और अगर चील बाद में उड़ जाती है तो यह उसकी गलती नहीं होगी। 1 घंटे तक पढ़ना। एडवाइजर सिसोदिया विपिन के अनुरोध से हैरान थे। चूंकि लाइब्रेरी ऑफिशियल थी, इसलिए इसमें आमतौर पर बहुत गोपनीय तकनीकें नहीं होती थीं, लेकिन इसमें राजा की नींव रखी गई थी। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता था। यह मामला ऐसा नहीं था जिस पर वह डिसीजन ले सकते थे। इसके लिए राजा की परमिशन की आवश्यकता थी। यह समझकर अथर्वराज ने भौहें सिकोड़ी और बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी बेटी उसकी ओर देख रही है। हाँ, सोनाक्षी ने तुम्हें बहता ओरिजिन कोर मेथड की पेशकश की थी, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। यदि तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें वास्तव में तकनीकों की आवश्यकता है। राशि, क्या हो रहा है? अथर्वराज ने पूछा, यह देखते हुए कि उसकी बेटी अधिक जानती है। ओह, यह इस तरह है, राशि ने समझाया। वास्तव में विपिन सोनाक्षी का गुलाम है। उसने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की है। इस बार वह हमारे साथ व्हाइट रॉक एकेडमी में आया और इतने सारे ओरिजिन योद्धाओं को देखा। मे बी वो मोटिवेटेड हो सकता है और सीखना चाहता है कि ओरिजिन कोर कैसे ओपन किया जाता है। पहले कभी खेती नहीं की। अथर्वराज ने विपिन को ध्यान से देखा। वास्तव में उसकी जीवन शक्ति कमजोर लग रही थी। न केवल उसके पास ओरिजिन एनर्जी की कमी थी, बल्कि उसे आंतरिक चोटें भी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास वास्तव में इस कैंगबैक ईगल को वश में करने का कोई तरीका है? अगर यह मरा नहीं है तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, विपिन ने सिर हिलाया। इस बात से हैरान कि राजा वास्तव में विपिन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, एडवाइजर सिसोदिया ने अनिच्छा का संकेत दिया। उनका स्वर तिरस्कार और अवमानना से भरा था। राजा, आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि यह आदमी जो ओरिजिन कोर का पता भी नहीं लगा सकता, कैंगबैक ईगल को वश में करने में मदद कर सकता है ना? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, अथर्वराज ने जवाब दिया। अथर्वराज ने हाथ हिलाया। हम जाओ और डॉक्टर को बुला लाओ। हालांकि कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस करते हुए एडवाइजर सिसोदिया ने सिर हिलाया और चले गए। वह सफल नहीं हुआ था और शहर के स्वामी ने धैर्य खो दिया था। उसके लिए किसी और के खोखले वादों की ओर मुड़ना समझ में आता था। हालांकि झूठ तो झूठ ही है। बिना किसी लेवल के यह बच्चा संभवतः सफल नहीं हो सकता। एक बार जब वह असफल हो जाता है तो राजा स्वाभाविक रूप से फिर से उसकी स्किल की सराहना करने लगेगा। एडवाइजर सिसोदिया के चले जाने के बाद
अथर्वराज, विपिन और अन्य लोगों ने अपना ध्यान जमीन पर पड़े कैंगबैक ईगल पर लगाया। हालांकि ईगल के सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन ओरिजिन बीस्ट के रूप में उसकी मजबूत काया का मतलब था कि वह अभी भी हिल रहा था और अभी तक मरा नहीं था। अगर उन्होंने समय रहते उसका इलाज किया होता तो शायद उसके पास अभी भी एक मौका होता। जल्द ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मेडिकल किट लेकर एडवाइजर सिसोदिया के पीछे पीछे अंदर आया। वह डॉक्टर जिसका जिक्र राजा ने किया था। बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर ने कैंगबैक ईगल की जांच की और फिर एक गोली निकाली, उसे घोलकर तरल में बदल दिया और फिर उसे पिलाया। कुछ ही देर बाद कैंगबैक ईगल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अथर्वराज को फिर से देखा। उसकी आंखें सतर्कता और गुस्से से भरी हुई थीं। पहले की कोशिश में उसे वश में करना उसके लिए बहुत अपमानजनक था। अथर्वराज ने आखिरकार राहत की सांस ली और विपिन की ओर देखा। क्या तुम्हें इसे वश में करने के लिए कुछ चाहिए? मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे इसके साथ संवाद करने के लिए पूर्ण शांति की आवश्यकता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप सभी कमरे से बाहर जा सकते हैं? विपिन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उसे यकीन नहीं था कि उसका यह तरीका काम करेगा या नहीं। बेहतर होगा कि पहले कमरे को खाली कर दिया जाए। अगर यह तरीका दूसरों को दिख गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, अथर्वराज ने झिझकते हुए अंततः सिर हिलाया और राशि और एडवाइजर सिसोदिया के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जल्द ही कमरे में केवल विपिन और कैंगबैक ईगल ही रह गए। कैंगबैक ईगल को उम्मीद थी कि जब वह जागेगा तो अथर्वराज उसे सताना जारी रखेगा, लेकिन उसे जाते हुए देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। हालांकि यह भ्रम लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि उसने देखा कि पास में ही एक युवक खींचा हुआ था और कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा था। जैसे जैसे वह उसके पास आता गया, उसका चेहरा भयावह होता गया। कैंगबैक ईगल ने अपने पंखों को अपनी छाती पर दबाते हुए एक घबराई हुई चीख निकाली। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए यहाँ पे देखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है।